नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ये अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं आरंभिक पेशवाओं की उपलब्धियों के बारे में। दरअसल ये अपना चैप्टर चल रहा है स्वतंत्र राज्यों के उदय का। जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है उसके बाद में स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। तो उसी कड़ी में हम आज देखने वाले हैं कि पेशवाओं की उपलब्धियां क्या क्या रहती है ना। इससे पहले हम देखिए मैसूर, हैदराबाद, बंगाल, अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड, ये सब चीज़ें जो है जाट राज्य, ये सब राज्यों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक जो है राज्य बच गया था थोड़ा, और इसको सेपरेटली डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि एक तो ये बड़ा राज्य था और इसमें थोड़ा जानना भी थोड़ा सा ज़्यादा है ना, क्योंकि मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था बाकी सबकी तुलना में। तो इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, पहले हमने मराठा साम्राज्य की थोड़ी सी कुछ जो है चर्चा कर चुके थे हम, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, मराठा साम्राज्य के बारे में मैंने आपको पहले एक बार बता दिया था जब हम देख रहे थे कि मराठा राज्यों का क्या अभ्युदय वाला जो चैप्टर था उसमें, मराठा का अभ्युदय उसमें। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से शाहजी भोंसले और जीजाबाई की संतान शिवाजी के नेतृत्व में मराठे जो है चरम पर अपने पहुंचते हैं और अपना साम्राज्य का निर्माण वो करते हैं। मुगलों की नाक के नीचे बीजापुर गोलकुंडा की लगातार जो उनकी चुनौती दी जा रही थी उसके बावजूद एक साम्राज्य का वो जो है गठन कर पाने में मतलब गठन उन्होंने कर लिया। गठन कर पाने में वो सफल हो पाते हैं ना। फिर मैंने आपको बताया था कि जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके दो पुत्र होते हैं, संभाजी और एक राजाराम। फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। संभाजी जीत जाते हैं, राजाराम को कैद कर लिया जाता है। फिर संभाजी जो है वो अकबर द्वितीय का साथ देते हैं जो औरंगजेब का पुत्र होता है, और उसकी वजह से संभाजी के ऊपर हमला किया जाता है और संभाजी को मार दिया जाता है। संभाजी को मारने के बाद में राजाराम वहाँ का राजा बन जाता है, ठीक है। कैद से उसको निकाल लिया जाता है मराठा सरदारों द्वारा और उसको राजा बना दिया जाता है, राजाराम को। फिर राजाराम जो है उसके ऊपर मुगलों का हमला होता है तो डर की वजह से राजाराम भाग जाता है, और उसके बाद में संभाजी का जो पुत्र होते हैं शाहू और उनकी पत्नी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और जब तक औरंगजेब जिंदा रहता है वो गिरफ्तार ही रहते हैं। फिर इधर जो है वो राजाराम की जो विधवा होती है ताराबाई जो है वो शासन चलाने लगती है शिवाजी द्वितीय के नाम पर, है ना। वहाँ तक हमने देख लिया था। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि फिर जो है जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में राजा बनता है बहादुर शाह, तो बहादुर शाह जो है फिर छोड़ देता है इनको शाहू को, और शाहू को छोड़ने के बाद में फिर गृह युद्ध वापस शुरू हो जाता है। फिर कोल्हापुर की उनको रियासत उनको दे दी जाती है शिवाजी द्वितीय को, जो ताराबाई की संतान होती है, और उनके बाद में फिर उनमें संधि हो जाती है ना। इस प्रकार से छत्रपति जो शाहू है वहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। तो वहाँ से अब आगे शुरू करते हैं। देखिए, ये मराठाओं का एक्सपेंशन पूरे भारत में एक बार तो इनका डंका बजा था, पूरे भारत को इन्होंने रौंद के रख दिया था। यहाँ तक कि दिल्ली का सुल्तान, जो दिल्ली का सम्राट हुआ करता था मुग़ल बादशाह, वो भी इन्हीं के पेंशन का वो हो गया था, मतलब पेंशन का एक सेवक मात्र बन के रह गया था। इन्होंने ही उसे गद्दी पर बिठाया था। वो सब अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, पेशवा, मैंने बताया था कि पेशवा कौन थे। चित्पावन ब्राह्मण ये हुआ करते थे, और इन ब्राह्मणों ने ये जो हुआ करते थे पेशवा, छत्रपति शाहू के काल में ही इन्होंने शक्ति अर्जित करना शुरू कर दी थी। और पहले पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। पेशवा मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हो प्रधानमंत्री के जैसे काम करते हैं। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूना का इनको सभासद बनाया जाता है, किनको? बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है। 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है और उसके बाद में आजम जो है वो शाहू को मुगल हिरासत से मुक्त कर देता है, और उसके बाद शाहू और उसके चाची ताराबाई के बीच में संघर्ष होता है, इतना हमने देख लिया है। और शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते पद पर नियुक्त किया था, छत्रपति शाहू, ठीक है। फिर सैयद बंधु कौन? वो अली मोहम्मद और वो एक और हुआ करते थे, तो वो दो भाई हुआ करते थे। वो सैयद बंधु, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये मुग़ल दरबार में इनकी गुटबंदी चला करती थी, और ये मुग़ल जो है सम्राट कौन बनेगा वो यही निर्धारित किया करते थे। किंग मेकर एक तरीके से ये हुआ करते थे। बहुत सारे मुग़ल सम्राटों को इन्होंने मार दिया, बहुत सारों को अंधा इन्होंने करवा दिया। तो देखिए, सैयद बंधुओं के साथ मिलकर ये जो बालाजी विश्वनाथ है, इन्होंने इनके साथ मिलकर क्या किया था कि दिल्ली की गद्दी पर सफ़ीउद दरजात नाम का एक व्यक्ति जो है उसको बिठा दिया था।
हालांकि सफियुद्दौला दरजात जो है वो ज़्यादा दिन तक दिल्ली पर के तख्त पर नहीं बैठा रह पाता है, क्योंकि टीबी की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। बेचारा फरवरी से लेके 28 फरवरी से लेके 4 जून के आसपास तक ये शासन संभाल पाता है। 28, ये आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, 28 फरवरी 1719 से लेकर 4 जून के आसपास तक ये शासन भार संभाल पाता है। उसके बाद टीबी की वजह से मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद राजा कौन बनता है, सम्राट कौन बनता है, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। इस प्रकार से दिल्ली के सिंहासन में हस्तक्षेप करके ये मराठा साम्राज्य की एक श्रेष्ठता स्थापित कर देता कौन, बालाजी विश्वनाथ। और जो ये मुगल सूबेदार हुआ करता था हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के बीच जो ये संधि हुई थी, जो सफियुद्दौला दरजात को सम्राट बनाने के लिए, इस संधि को मराठा साम्राज्य की इतिहास में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों, यहीं से मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष जो है एकदम से शुरू हो जाता है। क्योंकि आप समझिए कि केंद्र सरकार तक में कोई आदमी स्टेट का आके भूमिका निभा रहा है, इसका मतलब वो पावरफुल होना शुरू हो गया है ना। मान लीजिए आज केजरीवाल हैं, स्टेट के राजनीति के वो पहले भागीदार थे, अब तो वो तो खैर दिल्ली में यहाँ हैं। आप मान लीजिए कि तेलंगाना वाले या आप आंध्र प्रदेश का कोई सीएम है ना, जगनमोहन रेड्डी, आप मान लीजिए जगनमोहन रेड्डी जी हैं, तो जगनमोहन रेड्डी अगर केंद्र की राजनीति में भूमिका निभाने लगे कि केंद्र में राजा कौन बनेगा, मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका मतलब उसका उत्कर्ष शुरू हो गया है। तो बालाजी विश्वनाथ ने जो ये संधि की थी, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है मराठा साम्राज्य में। अब देखिए, बालाजी विश्वनाथ के बाद में एक और शानदार मराठा सरदार और शानदार एक मराठा योद्धा आप कह सकते हैं, बाजीराव प्रथम जो है, ये पेशवा बनते हैं। 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक ये पेशवा के पद पर रहते हैं, है ना। वो जो आपने मूवी देखी होगी ना, कौन सी मूवी, बाजीराव मस्तानी, तो उसमें जो पेशवा दिखाया गया है वो बाजीराव प्रथम ही होता है ना। तो इसने क्या किया, 1720 में साहू ने पेशवा ये नियुक्त किया था इसको, और इसने हिंदू पदशाही के आदर्श का प्रचार प्रसार इसने किया था। फिर 1726 और 25-26 में दक्कन का जो निजाम था, निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम, है ना, उसने साहू को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए लगभग बाध्य ही कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि बस अब तो ये अधीनता स्वीकार कर ही लेगा। तब बीच में भाई साहब एंट्री होती है किसकी, बाजीराव प्रथम की, और बाजीराव प्रथम जो है बड़ी चतुराई से हरा देते हैं किसको, निजाम को, दक्कन का निजाम था उसको बड़ी चतुराई के साथ हरा देते हैं, और संधि के लिए भी बाध्य फिर उसे कर देते हैं, किसको, निजाम को। फिर देखिए 1731 में बाजीराव ने वारणा की संधि भी की थी, किसके साथ, वो शिवाजी द्वितीय के साथ। कोल्हापुर राज्य जो है इनको दे दिया जाता है, ठीक है। फिर बाजीराव प्रथम ने 1737 में तो दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। आप समझ लीजिए कि दिल्ली की हालत क्या हो गई थी कि कोई स्टेट वाला आके दिल्ली पर आक्रमण कर दे रहा है, तो दिल्ली की हालत ये रह गई थी। अब बताओ 1737 में कौन होगा सम्राट दिल्ली में, मोहम्मद शाह रंगीला। अब रंगीला है तो मस्त दारू पे के रंगीले, काम करने में उससे फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो जो ये आक्रमण उस पर कर देता है। और उस मूवी में जो एक डायलॉग भी है कि दिल्ली तो शराब और उसमें नशे में डूब चुकी है ना। इस प्रकार से मुगल सम्राट दिल्ली से भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। फिर 1740 में आके इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब चल लेते हैं आगे। एक महान योद्धा की मृत्यु इस प्रकार से हो जाती है। ये है पेशवा बाजीराव प्रथम। और पेशवा बाजीराव प्रथम ने ही छत्रपति साहू को कहा था बड़े दरबार में कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, और शाखाएं तो फिर अपने आप ही गिर जाएंगी। और जर्जर पेड़ जो है, और जर्जर वृक्ष का तना किसकी ओर संबोधित कर रहा है, वो दिल्ली की ओर, कि मुगल सम्राट पर सीधा हमला करो, बाकी के निजाम आसपास में और दिख रहे हैं ना आपको, ये तो सब अपने आप धराशायी हो जाएंगे, है ना। बस ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा वीडियो डाल दे रहा हूँ, इसका एक बार ये इंट्रोडक्शन वाला देख लीजिए एक बार। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं। यह था मेरे शस्त्र का परिचय। अब शास्त्र सुनिए। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूरपंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। हाँ जी। अब देखिए आ जाता है बालाजी बाजीराव, है ना। बालाजी विश्वनाथ
विश्व बालाजी विश्वनाथ के बाद में आ जाते हैं बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम के बाद में उनका पुत्र होता है बालाजी बाजीराव। वे इन्हें नाना साहब के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, नाना साहब के नाम से इन्हें ज़्यादा जाना जाता है। किनको? बालाजी बाजीराव को। देखिए 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक बालाजी बाजीराव जो है वो पेशवा के पद पर रहते हैं। ठीक है, ये छत्रपति साहू तब तक भी बाजीराव यहाँ तब तक जो है इसके बाद में जो है वो छत्रपति साहू जो होते हैं ना, और उनके बाद में जो मराठा जो राजा हुआ करता था उसकी अब ज़्यादा नहीं चलती है, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। शक्तियाँ सारी किसके पास आ जाती है? पेशवा के पास में ही आ जाती है। अब देखिए निज़ाम की मृत्यु भी हो जाती है यहाँ पर, और निज़ाम की मृत्यु इस काल तक होगी। इसके बाद में बालाजी बाजीराव ने खानदेश और बरार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जैसे निज़ाम मरा दक्षिण में, तो निज़ाम एक इनको चुनौती वहाँ पर दे रहा था। जैसे निज़ाम खत्म हुआ, इनने आसपास की चीज़ों को सबको जीतना शुरू कर दिया, आसपास के राज्यों को, है ना। इस प्रकार से इन्होंने पूरा खानदेश और बरार जो है वो जीत लिया। उसके बाद में निज़ाम और मराठों के बीच में युद्ध शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी समय के बाद में इनके बीच में एक भालके की संधि जो है वो साइन होती है निज़ाम और मराठों के बीच में। और इस संधि के तहत निज़ाम ने बरार का जो क्षेत्र था उसका आधा भाग मराठों को दे दिया कि भैया लो भाई, आधा ये भाग ले लो और मेरी जान छोड़ो आप, है ना। इस प्रकार से बाद में 1757 में गोदावरी के उत्तरी प्रदेश जो हुआ करते थे उनको लेकर निज़ाम और फिर मराठों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, जिसे सिंध खेड़ा का युद्ध कहते हैं। ये एक युद्ध देखिएगा, आपको याद रखना है कि कोई आवश्यकता नहीं है, अब कहानी के तौर पर बस समझते जाइए। तो सिंध खेड़ा का युद्ध शुरू हो जाता है फिर इनके बीच में, और इस युद्ध के बाद में निज़ाम 25 लाख रुपए देने के लिए इनको राजी हो जाता है, और उसके बाद में नालदुर्ग जो है वो मराठों को दे देता है। और 1760 में फिर उदयगिरी के युद्ध के मैदान में वहाँ पर उदयगिरी के लिए युद्ध हो जाता है मराठों को, ठीक है। फिर मराठों को उसके बाद में क्या मिल जाता है? अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर, बीजापुर, ये सारे प्रदेश जो है वो दक्षिण के इनको प्राप्त हो जाते हैं। तो एक के बाद एक मराठी जीतते जा रहे हैं, और इसी के साथ ही मराठों का घमंड जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई हरा ही नहीं पा रहा है इनको, कोई सानी नहीं है इनका। इसलिए क्या हो रहा है, ये देखिए जो पानीपत का तृतीय युद्ध में इनकी हार होती है ना, उसके साथ साथ इनकी भूमिका भी, उस हार की भूमिका भी इनकी जीत के साथ साथ ही बनती जाती है, क्योंकि इनमें घमंड बहुत आ जाता है। इसके बाद में 1751 ईस्वी में होता क्या है कि मुगल सम्राट जो है उसको खबर पहुंच जाती है कि अहमद शाह अब्दाली भारत पे आक्रमण करने वाला है, और उसके डर की वजह से उसका वजीर हुआ करता था सफदरजंग। सफदरजंग कहाँ का नवाब था? अवध का। सफदरजंग जो है उसको बोलता है सम्राट कि यार एक काम कर भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कौन मेरी हेल्प कर सकता है? तो सफदरजंग बोलता है यार और तो कौन हेल्प कर सकता है, आपकी हेल्प करने के लिए सिर्फ मराठे हैं भारत में तो जो पावरफुल हैं, और तो कोई नहीं। तो मराठों के पास जाते हैं और मराठों से सहायता की याचना की जाती है कि आप जो है सम्राट की रक्षा करो अहमद शाह अब्दाली से। अब देखिए 1752 में एक संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, और ये संधि इतनी अपमानजनक संधि, आप सोचिए, मैं कह रहा हूँ इस बादशाह को मैं कह रहा हूँ एकदम पूरा मर जाना चाहिए था भले। पर इस संधि के बाद में क्या हुआ, 50 लाख रुपए इन मराठों को देने थे वार्षिक रूप से, और फिर ये मराठे अब मुगल बादशाह को आंतरिक सुरक्षा देते और आक्रमणों से उसकी सुरक्षा करते। बताइए आप, मुगल बादशाह की ये हालत हो गई, मर जाना चाहिए था इस बादशाह को, मैं कह रहा हूँ। अब मराठे इसको दे रहे हैं, तो मराठों का एकदम कठपुतली बन के अब ये रह गया। इसके बाद में देखिए मराठों को क्या क्या देना पड़ गया, अजमेर, पंजाब, सिंध और दोआब, गंगा यमुना वाला दोआब था ना, सारे के सारे क्षेत्र पर चौथ वसूल करने का अधिकार भी मराठों को दे दिया गया इसी संधि के द्वारा। अजमेर जो हमेशा केंद्र शासित प्रदेश यानी खालसा भूमि हुआ करती थी मराठों इनकी मुगलों की, वो भी इनको दे दिया गया है। तो ये एक अपमानजनक संधि ही हुआ करती थी। यानी अब पूरा का पूरा मुगल बादशाह किसके संरक्षण में आ गया, मराठों के संरक्षण में आ गया। 1752 में ये संधि साइन हो जाती है, ठीक है। 1757 आते आते अब्दाली जो था, अहमद शाह अब्दाली, पंजाब पर अधिकार कर लेता है। और जब ये पता लगता है मराठों को, तो मराठे क्या करते हैं, 1758 में अब्दाली का जो प्रतिनिधि हुआ करता था लाहौर में, उसके विरुद्ध युद्ध करते हैं और उसको भगा देते हैं, अब्दाली का जो प्रतिनिधि होता है। अब देखिए पानीपत के युद्ध की भूमिका यहाँ से शुरू हो जाती है। अब अब्दाली को गुस्सा आ गया, भाई यार मराठे कहाँ से आ गए, पंजाब वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र तो मुगलों का है, पर चोट वसूल करने का अधिकार तो किनको दे रखा है, मराठों को दे रखा है।
अब उसको गुस्सा आ गया कि यार मराठे कहाँ यार, पूना में बैठे आदमी और यहाँ मेरे को आके परेशान कर रहे हैं लाहौर में। अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आ जाता है इस बात में। अहमद शाह अब्दाली सोच लेता है कि इनसे तो मैं बदला लूँगा ही लूँगा, ठीक है। फिर देखिए 1757 में दिल्ली को लूट के जाता है अहमद शाह अब्दाली, दिल्ली में आता है और दिल्ली को लूट कर जाता है बाकायदा, यहाँ आराम से शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली को बढ़िया तरीके से लूटता है, पूरा गरीब बना देता है दिल्ली को, है ना। उसके बाद में मराठों को ये हराने का ये निर्णय ले चुका होता है और 1759 में अटक पार करके दिल्ली की ओर वो प्रस्थान कर जाता है। और दत्ताजी नाम का एक इनका मराठों का एक सरदार होता है, थानेसर के पास में उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कहाँ अहमद शाह अब्दाली को रोक पाएगा दत्ताजी मारा जाता है, ठीक है। परंतु अब देखिए सेना भेजी जाती है पूना से, इनका मराठों का केंद्र कहाँ हुआ करता था, मराठों की राजधानी पूना हुआ करती थी। अब पूना से सेना निकलती है सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में। सदाशिवराव भाऊ एक घमंडी आदमी, और देखिए इनके बीच में जो है एक तो सदाशिवराव भाऊ था और एक और व्यक्ति होता है इनका सरदार, इनके बीच में बनती नहीं है ना, राघोबा करके कहते हैं, उनके बीच में बनती नहीं है। और सदाशिवराव भाऊ एक महान योद्धा वैसे तो, पर घमंडी आदमी ये हुआ करता था। अब ये बड़ी सी सेना लेकर ये आप चल पड़ते हैं किधर, दिल्ली की ओर ये शुरू हो जाते हैं अफगानों से लड़ने के लिए। और 14 जनवरी को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में मराठों और इनके बीच में युद्ध के पूरी संभावना आके हो जाती है और आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या होता है, एक तरफ होते हैं मराठे, सदाशिवराव भाऊ जो होते हैं उसकी नेतृत्वशिप देखिए लीडरशिप में, और एक तरफ होता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का राजा, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का राजा। तो अहमद शाह अब्दाली कहाँ का, अफगानिस्तान का राजा अहमद शाह अब्दाली है। अहमद शाह दुर्रानी भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। अब होता क्या है, खूब बड़ी सेना हालांकि सदाशिवराव भाऊ लेके आता है अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, परंतु अहमद शाह अब्दाली की सेना इससे बड़ी थी। अब सदाशिवराव भाऊ बड़ा घमंडी आदमी, सदाशिवराव भाऊ जब गुजर रहा था तब रास्ते में महाराजा सूरजमल से मिलते हैं, और कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था सूरजमल इनको कहते हैं कि भैया आप एक काम करो, ये जो आप सेना के साथ बहुत सारे तामझाम और लेके आ गए हो ना, इनको यहीं छोड़ दो बीवी बच्चों को, तो और आप एक काम करो लड़ने जाओ, मैं भी कुछ आपकी सेना साथ में आपका साथ दूंगा, सेना लेके चलता हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि सूरज क्या आप यार सूरजमल जी बातें कर रहे हो आप, इनको लग रहा था मुझे आज तक हमें हरा नहीं कोई पाया, ठीक है। अच्छा, इन मराठों की एक क्या हुआ करती थी कि ये जहाँ भी जाते थे पूरा डेरा डाल देते थे, फिर डर के वहाँ का राजा इनको चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया करता था और सोना चांदी दे दिया करता था। तो इनकी आदत क्या हो गई थी कि भैया जहाँ भी जाते थे ये पूरा बीवी बच्चे खाने पीने का पूरा मनोरंजन का सामान लेके जाते थे, ये कटिंग करने वाले, मसाज करने वाले, गाने बजाने नाचने वाले सब साथ लेके जाया करते थे ये लोग, है ना, क्योंकि इनको लगता था कि यार बस हो जाएगा। मगर सूरजमल जी को ये बात पता थी कि ये आज तक इन्होंने यही है नहीं, आज तक इन्होंने भारत वालों से लड़ा, बाहर वालों से नहीं लड़ा, उनको पता था, पर उनकी बातें मानते नहीं हैं। उस 1761 की लड़ाई में फिर इन दोनों के बीच गंभीर घमासान लड़ाई होती है और उस लड़ाई में 50,000 मराठा सैनिक मारे जाते हैं। बड़ी खतरनाक लड़ाई इनकी होती है और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक ऐसा परिवार नहीं होगा उस काल में मराठा साम्राज्य में कि जिसने कोई ना कोई अपना नहीं खोया हो। समझ पा रहे हैं आपकी कितने लोग मरे होंगे। और इसके बाद से मराठाओं की शक्ति तो एक तरीके से ख़त्म ही होने वाली होती है कि एकदम समझो कि ख़त्म से ही हो जाती है। हालांकि अगला जो पेशवा आता है वो उस शक्ति को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करता है ना। पूरे फिर सूरजमल जी ने जो है इनकी हेल्प भी करी थी, उनको बहुत सहायता वगैरह प्रदान करी थी जब ये वापस लड़के वापस भाग के आ रहे होते हैं इधर, है ना। इस प्रकार से ये होती है। फिर जब इनकी हार की सज़ा सुनाई जाती है, ना सॉरी सज़ा नहीं, हार की खबर जब सुनाई जाती है पेशवा को जाके हार की खबर सुनाई जाती है। नाना साहब जब पेशवा होते हैं तो उनको सीधे डायरेक्टली नहीं बताया जाता कि व्यापारी होते हैं, वो जाके खबर देते हैं। पेशवा बैठे होते हैं अपने दरबार में और पेशवा को जाके कान में धीरे से कहानी एक खबर सुनाई जाती है कि पेशवा श्रीमंत 2 हीरे, 22 सोने की मोहरें और अनगिनत चांदी और तांबे की मोहरें जो हैं वो विलुप्त हो गई हैं। मतलब डायरेक्टली उन्हें नहीं कहते कि सदाशिवराव भाऊ और एक और जो आपने सेनापति भेजा था दोनों निमट गए हैं। इन्होंने वो डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा, और तब से फिर पेशवा को सदमा लग जाता है और 2 हफ्ते के बीच में अंदर पेशवा जो है वो निपट लेते हैं, ठीक है, यानी कि मर जाते हैं। अब देखिए कि मराठे
अब तक पूरे भारत में जीतते आए, पूरे भारत को रौंद दिया इन्होंने, छिन्न भिन्न कर दिया। अब ऐसा क्या हो गया कि ये अहमद शाह अब्दाली से हार गए? तो इनके कारण कुछ देख लेते हैं। पीसीएस वगैरह में ये पूछे जा सकते हैं, तो देख लेते हैं। खासकर से आरएएस वगैरह का हो तो उसमें पूछे जा सकते हैं। अहमद शाह अब्दाली जो है उसके पास सदाशिवराव भाऊ से ज़्यादा सेना थी, बड़ी सेना उसके पास हुआ करती थी। अनुपात कुछ ऐसा बताते हैं कि 60,000 अनुपात 45,000 हुआ करता था, यानी अब्दाली के पास ज़्यादा थी, इनके पास कम हुआ करती थी। फिर देखिए मराठा शिविर में अकाल पड़ गया था। क्यों? ये बीवी बच्चे नाचने गाने वाले सबको उठा लाया उधर से, है ना। अब कब तक यार तुम यहाँ पर लड़ोगे, और कहाँ से तुम्हें यहाँ पर अनाज वनाज मिलेगा? आसपास के राज्य तुम्हारे साथ नहीं दे रहे, अवध तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, रुहेलखंड वाला, फर्रुखाबाद वाला कोई आपका साथ नहीं दे रहा। क्यों? कोई साथ क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप लोगों ने कल तक सबको लूटा था, है ना। सबको मार मार के मजबूर कर करके उनसे पैसा वसूलते थे। जयपुर के एक राजा हुआ करते थे, उनको तो मरने पर मजबूर कर दिया था इन लोगों ने। तो अब राजपूत वगैरह साथ क्यों देंगे, है ना। तो वो तो चाह रहे थे कि इनका घमंड टूटे, ठीक है। फिर घोड़ों के लिए चारा नहीं बचा, खाने के लिए रोटी नहीं बची है, भूखे पेट कहाँ तक लड़ेंगे। उसके बाद में उत्तर भारत के समस्त मुस्लिम शक्तियाँ, अब सिर्फ इस लिखने वाले किताब ने मुस्लिम शक्तियाँ लिखी है, मैं कह रहा हूँ किसी ने साथ नहीं दिया इसका। हिंदू वालों ने भी बहुत ने या तो वो न्यूट्रल रहे या तो उनका साथ दिया, है ना भाई। राजपूतों ने किसी ने एक ने भी साथ दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि लूट मार किया करते थे ये लोग। अब बुरा लग रहा है कहने पर, क्या करें, पर अब कहना पड़ता है। काम ही ऐसे थे इनके, लक्षण तक खराब थे इनके, है ना। देखिए मराठों की जो लूट मार हुआ करती थी उससे जाट मुगल सब का इन्होंने जो है, हिंदू हो जो सबका विश्वास उन्होंने खो दिया था। फिर एक और बात, सदाशिवराव भाऊ और मल्हार राव, हाँ वो मल्हार राव था, राघोबा नहीं थे। मल्हार राव इनके बीच में कभी बना नहीं करते थे। ये एक दूसरे को अपने आप से महान समझा करते थे, मैं महान। इस चक्कर में ये कोऑर्डिनेट इनके बीच में ठीक से नहीं हो पाया। फिर अहमद शाह अब्दाली भैया बंदूक गोले वगैरह लेके आया, तो ये अपने वाले भाले और तीर और वो ले गए तलवारें उनसे लड़ने में। अब ये कहाँ तक लड़ पाएगी बताइए बंदूक से। अब वो वहाँ से गोली मारेगा, पता ही नहीं लगेगा इनको कहाँ से गोली आ रही, कौन मर रहा है। तो ये सब कारण हुआ करते थे इनकी पराजय के, है ना। लखन हारने वाले थे, अब क्या किया जा सकता है बताइए आप, है ना। तो मैं वो आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था पेशवा बाजीराव का, वो इंट्रोडक्शन एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए। अब हमारे बीच कोई दरिया नहीं है। सदाशिवराव भाऊ पेशवा अब्दाली। हाँ जी, तो बालाजी बाजीराव के बाद में पेशवा कौन बनता है? माधवराव बनता है। बालाजी बाजीराव का बेटा होता है, दूसरा बेटा तो ये होता है माधवराव। माधवराव अब पेशवा बनता है। 1761 से लेकर 1772 तक वो पेशवा रहता है। अब देखिए ये वापस से जो मराठाओं की ग्लोरी खो गई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में, उस ग्लोरी को वापस से जो है, उस वैभव को वापस से उठाने की कोशिश ये करता है। और इसी क्रम में ये निज़ाम को हरा देता है और मैसूर का जो हैदर अली, टीपू सुल्तान का बापू, उसको हरा देता है, ठीक है। इस प्रकार से वापस थोड़ी धीरे धीरे मराठा साम्राज्य की इज्जत है वो वापस बढ़ने लगती है। साथ ही साथ मालवा बुंदेलखंड पर भी अधिकार कर लेता है। और मुगल बादशाह शाह आलम जो द्वितीय हुआ करता था, जो कि इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता हो गया था। कब हो गया था? जब हम आगे बक्सर का युद्ध वगैरह पढ़ेंगे ना, तब बताएंगे कि बक्सर का युद्ध होता है। थोड़ा सा मैं बता दूँ, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। उसमें एक तरफ होता है शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट होता है, एक शुजाउद्दौला, और एक होता है मीर कासिम जो बंगाल का नवाब जो हुआ करता था, फिर भाग जाता है वहाँ से, है ना। तो वो तीनों एक तरफ थे और एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से। अब ये तीनों लड़ते हैं और हार जाते हैं लास्ट में। फिर जो है उन सब का तो ज़मीनें जो है बंगाल बिहार की उड़ीसा की सब दीवानी अंग्रेज छीन लेते हैं उनसे, और शुजाउद्दौला से इलाहाबाद वाला क्षेत्र वसूल लेते हैं, वो ले लेते हैं, और कड़ा का जो क्षेत्र है वो ले लेते हैं। और शाह आलम द्वितीय को पेंशन वाला याफ्ता एक बादशाह बनाकर रख देते हैं, कहाँ पर? इलाहाबाद में, ठीक है। इसके बाद से इसकी वजह से जो है फिर ये जो हुआ करता था माधवराव, इसने देखिए इसको वापस से फिर अब गद्दी पर बैठाया था। 1771 में वापस इसको दिल्ली के लेके गया और दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। देखे 1752 में वहाँ पर एक संधि हो गई अपमानजनक, है ना। और उससे पहले 1719 में वो बालाजी विश्वनाथ बिठाई चुके थे गद्दी पर। और इस प्रकार से अब देखिए शाह आलम द्वितीय को भी गद्दी पर इन्होंने बिठाया। और इस प्रकार से
जो मराठों की खोई हुई शक्ति जो थी उसे फिर से प्राप्त करने की कोशिश करी किसने? माधवराव ने। और 1772 में फिर माधवराव की मृत्यु हो जाती है ना। माधवराव के बाद में उसका भाई नारायण राव जो है वो पेशवा बनता है, परंतु 1 साल के अंदर अंदर ही उसका चाचा होता है रघुनाथ राव। अब देखिए जहाँ से ये रघुनाथ राव ने यहाँ पर ये करना शुरू कर दिया ना, अब यहाँ से इनकी पेशवाओं की मराठाओं की फिर से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी और उसकी हत्या करने के बाद में, अब देखिए इसने हत्या कर दी तो कुछ मराठा सरदार जो है इसके विरोध में आ गए। वह कुछ मराठा सरदार थे वो तो नारायण राव का साथ दे रहे थे, है ना, और कुछ मराठा सरदार रघुनाथ राव का साथ दे रहे थे। तो अब मराठा संघ के बीच में क्या पड़ गई? एक आप कह सकते हो गांठ जैसी एक दरार इनके बीच में पड़ जाती हैं। और अब जब इनमें दरार पड़ जाती है तो रघुनाथ राव सहायता लेने के लिए कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों के पास में। ये इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अंग्रेजों के पास चला जाता है कि भैया आप मेरी हेल्प कर दो और मेरे को आप पेशवा बनवा दो, उसके बाद मैं आपको इतनी ज़मीन दे दूंगा, यहाँ से व्यापार करने के अधिकार दे दूंगा। यहीं से इनकी पूरी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध की जो है पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद में माधव नारायण राय जो है, नारायण द्वितीय जो है वो राजा वहाँ का मतलब पेशवा बनते हैं। तो पेशवा नारायण राव जो हुआ करते थे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसकी विधवा होती है गंगाबाई का बेटा होता है माधव नारायण, है ना। तो माधव नारायण को उसको पेशवा घोषित कर दिया जाता है। और जो रघुनाथ राव था, राघोबा जिसे कहते हैं, रघुनाथ राव जो है कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों के पास में वो चला जाता है और वहाँ जाकर सूरत की संधि वो कर लेता है। और सूरत की संधि में क्या शर्त होती कि भाई बम्बई जो है वो ये कर लेता है कि मैं आपको मासिक रूप से 1.5 लाख रुपए वो मासिक मैं आपको दे दूंगा और 2500 सैनिक जो है उसकी सहायता अंग्रेज उसको दे देंगे। ये उनके बीच में संधि हो जाती है। और इसी सहायता के बदले जो है राघोबा ने बम्बई के पास में जो सालसेट, बसीन और थाने वो पड़ता है, वो कह रहे हैं मैं ये सब आपको दे दूंगा, आप तो मुझे पेशवा बना दो, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए युद्ध होता है। युद्ध होने वाला होता उससे पहले ही कलकत्ता में अंग्रेजों की जो हाई कमीशन इनका एक काउंसिल होती है, उस काउंसिल उस युद्ध की वैधता को ही मानने से इनकार कर देता है। और उसके बाद में वो तो भाई इनके पैसे आए गए हो गए। ठीक है। और उसके बाद 1776 में फिर इनके बीच में एक पुरंदर की संधि होती है। 1760 में एक पुरंदर की संधि होती है, वो तो आपको पता ही है। 1760 में नहीं, सॉरी, सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में होती है। 1780 के आसपास होते हैं, है ना। वो डेट एक बार एग्जैक्टली आप देख लीजिएगा, थोड़ा दिमाग से निकल रहा है ना। तो ये वाली पुरंदर की संधि है, दूसरे वाली पुरंदर की संधि है। अब पुरंदर की संधि इनके बीच में फिर दोबारा हुई। वो बम्बई वाली संधि जो है वो सूरत की जो संधि हुई थी वो सूरत की वाली संधि जो है आई गई होगी। अब अंग्रेज लोगों ने क्या कह दिया इसको? अंग्रेज लोगों ने कह दिया भाई जगह वो पैसे तो हमने जो आपसे लिए थे ना वो तो भाई हम आपके खा गए, आपको जो करना है वो कर लो और हम आपको कोई सैनिक सहायता भी नहीं देंगे। और आपने जो हमें वो जगह दी थी ना, सालसेट, बसीन और थाने, वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी हम अपना अधिकार ही रखेंगे, है ना। इस प्रकार से पूरे पलट जाते हैं अंग्रेज तो, है ना। फिर संधि के महत्व को खत्म करके पेशवा के विरुद्ध मुंबई से एक सेना भेज दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। और फिर पेशवा के बीच में और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होती है, बड़गांव में युद्ध होता है और इस युद्ध में कंपनी पराजित हो जाती है। और एक कंपनी पराजित होने के बाद में बड़गांव की संधि होती है। उस बड़गांव की संधि में ये वाले जो इनको पहले ये मराठों के क्षेत्र जीत रहे थे ना अंग्रेजों ने, वो वापस देने के लिए राजी हो जाते हैं। अच्छा, अंग्रेजों की एक बात थी, जब भी हार जाते थे वो एकदम मीठा मीठा प्यारा प्यारा बोलने लगते, अरे साहब आप कहीं हैं यहाँ पे रख लो, हम तो खुदा आपके सेवक हैं, हम तो व्यापार करने आए हैं, ये तो इस आदमी के चक्कर में सब हुआ, दूसरे पर डाल दिया करते थे ऐसा वो, है ना। इस प्रकार से वो मराठा क्षेत्र भाई जो तुमने मराठा क्षेत्र जीते थे ना वो वापस दे दो हम लोगों को, है ना। इस प्रकार से वो वापस हो गया। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आता है। वॉरेन हेस्टिंग्स आके फिर वो युद्ध करने लगता है और 1780 ईस्वी तक अहमदाबाद, गुजरात और ग्वालियर को वो जीत जाता है। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। इस प्रकार से 7 साल तक युद्ध चलता है। और फिर सिंधिया होता है, सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया, उनकी मदद से मध्यस्थता से 1782 में एक संधि साइन हो जाती है इनके बीच में। और इस संधि के तहत जो क्षेत्र इन्होंने एक दूसरे के जीते थे वो एक दूसरे के क्षेत्र इन्होंने वापस कर देते हैं। सिर्फ सालसेट और एलिफेंटा पर ही अंग्रेजों का कब्जा रह जाता है ना। फिर अंग्रेजों ने देखिए ये रघुनाथ राव था, राघोबा इसका साथ छोड़ दिया कि ये कोई काम का आदमी नहीं है, बकवास आदमी है। और पेशवा ने फिर राघोबा को पेंशन देनी शुरू कर दी कि चल कोई नहीं भाई, अपना ये आदमी आ जा। फिर कंपनी ने देखिए फिर माधव नारायण जो राव जो था, माधव नारायण, उस माधव राव नारायण को फिर पेशवा के रूप में मान्यता कंपनी दे देती है।
अब पेशवा देखिए छोटा होता है, और छोटा होगा तो फिर भैया उनकी एक सभा बना दी जाती है, 12 भाई परिषद, 12 लोग उसमें होते हैं, वो लोग फिर उसका कार्यभार संभालते हैं, है ना। इस प्रकार से फिर पेशवा ने 1795 आते आते जो है बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ ज़्यादा महत्व नहीं था, तो पेशवा आके आत्महत्या उसमें कर लेता है। और उसके बाद में एक और पेशवा आता है, रघुनाथ राव का बेटा होता है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो है उसके काल में तो पेशवा पूरी तरीके से अंग्रेजों का एकदम पूरा चमचा बन जाता है अंग्रेजों का, और अंग्रेजों की सहायक संधि जो है वो स्वीकार कर लेता है, वेले की जो सहायक संधि होती है ना वो स्वीकार कर लेता है बाजीराव द्वितीय। और इस प्रकार से फिर जो पेशवा हुआ करते थे और मराठा साम्राज्य हुआ करता था वो अंग्रेजों का धीरे धीरे भाग बन जाता है। यही आगे से फिर देखिए इनके बीच में युद्ध भी, आंग्ल मराठा युद्ध भी होते हैं, जिनमें हम आगे जानेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर हम जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। कल का जो लेक्चर है वहाँ से उसमें हम शुरू करेंगे भारत में जो विदेशी कंपनियां कौन कौन सी आई, विदेशी यूरोपीय कौन कौन आए भारत में, उन लोगों के बारे में हम कल देखना शुरू कर देंगे। पुर्तगाली आए, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, है ना, कौन कौन आए उनके बारे में हम जानना शुरू कर देंगे। देखिए क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, और खासतौर से प्रीलिम्स और कोई पीसीएस के प्रीलिम्स है तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई आपको सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।